जी, अब हमने बात करनी है एपिस्टेक्सिस की। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेक्सिस क्या होता है कि अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए नोज से, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज, उसे एपिस्टेक्सिस कहते हैं। और सबसे पहले ना आपको नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई देख लेनी है। नेजल सेप्टम को भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से भी ब्लड सप्लाई आ रही होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से भी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो उसकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है ना, उसकी ब्रांचेस एंटीरियर एथमोइडल और पोस्टीरियर एथमोइडल, ये नेजल सेप्टम को सप्लाई कर रही होती है। और एक्सटर्नल कैरोटिड में से मैक्सिलरी आर्टरी और फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस। मैक्सिलरी आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, एक सफिनो पैलेटाइन और एक होती है ग्रेटर पैलेटाइन। जो ग्रेटर पैलेटाइन है उसकी भी एक ब्रांच होती है सेप्टल ब्रांच, ठीक है। जो फेशियल आर्टरी है वो देती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी। सुपीरियर लेबियल आर्टरी की फिर एक ब्रांच होती है सेप्टल ब्रांच, तो ये सेप्टम को सप्लाई करती है। तो हमने देखा कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ऑफ्थेल्मिक आर्टरी आ रही है। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की एंटीरियर एथमोइडल और पोस्टीरियर एथमोइडल ब्रांचेस हैं जो नेजल सेप्टम को सप्लाई कर रही हैं। और एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम में जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उससे आगे आती है फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी। फिर मैक्सिलरी आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, सफिनो पैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन। और जो फेशियल आर्टरी है उसकी ब्रांच है सुपीरियर लेबियल, तो इनकी ब्रांचेस फिर सप्लाई करती है नेजल सेप्टम को। अब नेजल सेप्टम में ना दो एरियाज होते हैं, लिटल्स एरिया और वुडरुफ प्लेक्सिस। लिटल्स एरिया पे बन रहा होता है जो प्लेक्सिस, उसको कहते हैं कीजलबैक प्लेक्सिस। ये ना प्लेक्सिस होता है, यानी एनास्टोमोसिस होता है वेसल्स का, वेन्स का, आर्टरीज का। और ये बहुत ज्यादा वो वाला एरिया जहाँ जो मोस्ट कॉमन साइट है एपिस्टेक्सिस की, मतलब मोस्ट कॉमनली इस साइट से ब्लीडिंग होती है। अब ये जो कीजलबैक प्लेक्सिस है ना, या जो लिटल्स एरिया है, ये होता है एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। ठीक है, यहाँ पर प्लेक्सिस बन रहा है, यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रहा है। तो अगर जरा सा यहाँ पर ट्रोमा होगा, फिंगरनेल ट्रोमा होगा, तो फौरन से एपिस्टेक्सिस स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन साइट इसलिए भी है क्योंकि जो बाहर से एयर आती है, जो नोज में एंटर होती है, उस इंस्पायरेटरी एयर उसके ड्राइंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि सबसे पहले एयर ने इसी एरिया में से गुजरना है, ये इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट है। तो जो उसका अभी तक वो मॉइस्ट नहीं हुई, अभी तक वो ड्राई है, तो उसके ड्राइंग इफेक्ट का सबसे ज्यादा उसका ड्राइंग इफेक्ट इसी एरिया में होगा। ठीक है, तो ये भी इसकी एक रीजन है लिटल एरिया की, कि ये सबसे कॉमन साइट क्यों है एपिस्टेक्सिस की। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें वुडरुफ प्लेक्सिस की, तो इसकी साइट आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका इंफीरियर टर्बिनेट होता है ना, लेटरल वाल ऑफ नोज पे इंफीरियर टर्बिनेट, उसके पोस्टीरियर एंड के इंफीरियर, ठीक है, तो पोस्टीरियर एंड जो है लेटरल टर्बिनेट का, इंफीरियर टर्बिनेट का, उसके इंफीरियर वुडरुफ प्लेक्सिस होगा। तो ये तो होता है पोस्टीरियर पार्ट में, तो इसीलिए इससे अगर ब्लीडिंग होगी तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होगी। वो यूजुअली अडल्ट्स में होती है, बच्चों में नहीं होती। बच्चों में ज्यादा जो होती है वो इंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है और कीजलबैक प्लेक्सिस से जो ब्लीडिंग हो रही होती है। और उसमें भी मोस्ट कॉमन काज कौन सा होता है, ट्रोमा। ठीक है, चलें अब आगे पढ़ने लगी हैं कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस। कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस मल्टीपल टाइम्स पेपर में आया हुआ है। वो आपसे पूछते हैं हमें कॉजेज बताएं, आपने लोकल कॉजेज भी बताने होते हैं जो रिलेटेड टू नोज होते हैं या नेजोफेरिंक्स होते हैं, और कुछ जनरल कॉजेज होते हैं जो सिस्टेमिक डिजीजेज होती हैं। लोकल कॉजेज में भी सबसे कॉमन ट्रोमा है। ट्रोमा में आप फर्दर मेंशन कर सकते हो फिंगर नेल ट्रोमा है, या कोई नोज की इंजरी हो गई है, या कोई सर्जरी हुई थी, या कोई फ्रैक्चर था। इन्फेक्शन की बात करें तो एक्यूट इन्फेक्शन भी आ जाते हैं, क्रोनिक भी। एक्यूट में वायरल रिनाइटिस क्योंकि एक्यूट होता है, डिफ्थीरिया भी एक्यूट होता है। क्रोनिक की बात करें तो जो भी क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीज है, जैसे हमने इतने सारी ग्रेनोमाइटिस डिजीज पढ़ी थी, या एट्रोफिक रिनाइटिस में देखा था क्रस्ट बन जाते हैं। तो क्रस्ट जब बनते हैं, क्रस्ट को रिमूव करने की कोशिश की जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए क्रोनिक जो डिजीज है, क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीज है, वो भी ब्लीडिंग का एक कॉज है, नेजल ब्लीडिंग का यानी एपिस्टेक्सिस का। तो इन्फेक्शन हो गए, ट्रोमा हो गया, उसके बाद वो फॉरेन बॉडीज होती हैं, नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज हो या मैगट्स वगैरह यानी लिविंग फॉरेन बॉडी हो, तो ये भी एपिस्टेक्सिस करा देती हैं। फोर्थ वन आ जाता है जी, अगर कोई न्यूप्लाज्म हो, बिनाइन या मिलिग्नेंट, और एटमॉस्फेरिक चेंजेस अगर हाई एल्टीट्यूड पे चले जाए वहाँ पे भी ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर डेविएटेड नेजल सेप्टम, हमने देखा था कि जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है ना, उसकी हमने सिम्टम्स जो थी उसमें एक एपिस्टेक्सिस भी देखी थी। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है, मोस्ट कॉमनली अगर स्पर बन जाए ना तब ज्यादा चांसेस होते हैं एपिस्टेक्सिस के। तो ये सारे थे जो नेजल कैविटी से रिलेटेड इसके कॉजेज थे। अब लोकल कॉजेज में एक और हेडिंग मेंशन करनी होती है, नेजोफेरेंक्स। उसमें अगर एडिनोइड्स हैं, सबसे कॉमन आपने देखा था जब जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा बनता है, तो इसकी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है कि रिकरेंट एपिस्टेक्सिस हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जुवेनाइल और मेलिग्नेंट ट्यूमर, तो ये सारे जो थे ये नेजल कैविटी के या नेजोफेरेंक्स थे, ये लोकल कॉजेज थे। अब कुछ जनरल कॉजेज होते हैं, यानी नेजल कैविटी को कुछ भी नहीं हुआ, नेजोफेरेंक्स को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एपिस्टेक्सिस हो रही है। अब वो कुछ सीवियस की डिजीज हो सकती है, लाइक हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वगैरह, या प्रेगनेंसी में तो एपिस्टेक्सिस हो सकता है। कुछ ब्लड के अपने डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ब्लड के डिसऑर्डर क्या होंगे, प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पर्परा, हीमोफीलिया। उसके बाद लीवर डिजीज भी कुछ हो सकती है, लाइक हेपेटिक सिरोसिस हो जाती है। जब हेपेटिक सिरोसिस हो जाती है तो लीवर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। वो अपने फंक्शन जब परफॉर्म नहीं करता तो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो लीवर डिजीज में भी, किडनी डिजीज में भी एपिस्टेक्सिस हो सकती है। कुछ ड्रग्स होती हैं उनका अगर हम बार बार यूज करें, एक्सेसिव यूज करें, तो एपिस्टेक्सिस, जैसे कि सैलिसाइलेट्स हैं या कोई एनाल्जेसिक्स दूसरी हैं, ये एंटीकोएगुलेंट थेरेपी है। मीडियस सेनल कंप्रेशन, एक्यूट जनरल इन्फेक्शन हो। अब एक्यूट जनरल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स वगैरह। और अगर मेंस्ट्रुएशन हो, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन हो, ठीक है,
तो ये सारी जनरल कॉजेज़ को भी याद रखना है। जनरल कॉजेज़ तो बहुत ज़्यादा आसान है ना, लिवर, किडनी, मीडियस्टाइनम, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ जनरल इन्फेक्शन है, सीवीएस ब्लड, ठीक है। और लोकल कॉज में भी नेजल कैविटी वाले भी याद रखने हैं और नेजोफेरिंक्स भी। मैं बता चुकी हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस का, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। लास्ट में आपने मेंशन कर देना है कुछ इडियोपैथिक केसेस भी हो सकते हैं जिसमें हमें नहीं पता क्यों होती है, ठीक है। ये वही नेजल सेप्टम की जो अभी आपको सप्लाई बताइए ना, ब्लड सप्लाई, तो वो अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से फर्दर ब्रांच होती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, इंटीरियर एथमोइडल और पोस्टीरियर एथमोइडल, जिन्होंने नेजल कैविटी में सप्लाई करना होता है, इन दो ब्रांचेस ने नेजल सेप्टम को। उसके बाद अगर एक्सटर्नल की देखें ना, तो एक्सटर्नल ज्यादा सप्लाई देती है। एक्सटर्नल क्या करती है, एक्सटर्नल की एक ब्रांच होती है फेशियल आर्टरी और एक होती है मैक्सिलरी आर्टरी। अब मैक्सिलरी आर्टरी की फर्दर दो ब्रांचेस सफिनोपैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन, ठीक है। ये ग्रेटर पैलेटाइन भी ब्रांच देगी और सफिनोपैलेटाइन फर्दर ब्रांच देती है सेप्टल ब्रांचेस नेजल सेप्टम के लिए। अगर फेशियल आर्टरी की बात करें तो फेशियल आर्टरी से ब्रांचेस आती है जी सुपीरियर लेबियल, और सुपीरियर लेबियल की फर्दर ब्रांच होती है सेप्टल। तो इस तरह से नेजल सेप्टम को सप्लाई मिल जाती है। साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस, अब साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस में आपको बताया कि जो सबसे कॉमन साइट है, जो जिसमें 90% केसेस में जहां से ब्लीडिंग हो रही होती है, वो लिटल्स एरिया है। लेकिन इसके अलावा आपको बाकी साइट्स भी याद होनी चाहिए। मिडल टर्बिनेट की अबव, यानी अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्बिनेट भी ब्लीडिंग हो सकती है, बिलो द लेवल ऑफ मिडल टर्बिनेट भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी में भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी से होगी तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होगा, नेजोफेरिंक्स में ब्लड जाएगा। डिफ्यूज ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी ये ब्लीडिंग जो होगी वो सेप्टम से भी स्टार्ट हो जाएगी, नेजल वॉल से भी स्टार्ट हो जाएगी, डिफ्यूज होगी, और नेजोफेरिंक्स से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इसकी साइट्स हैं एपिस्टेक्सिस की, ये भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन इसकी बड़ी आसान है। इंटीरियर एपिस्टेक्सिस होगा अगर ब्लड जो है वो इंटीरियर नैरी से आएगा, और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होगा अगर ब्लड पीछे जाएगा, नेजोफेरिंक्स की तरफ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंसेस हमने इस टेबल से कर लेना है। इंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का, इंटीरियर एपिस्टेक्सिस ज्यादा कॉमन है और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस जो है वो लेस कॉमन है। साइट की बात करें तो इंटीरियर में साइट क्या होगी, मोस्ट कॉमनली जो साइट होती है ना वो लिटल्स एरिया होता है। और अगर पोस्टीरियर की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है ना वो नेजल कैविटी का पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट होता है, ठीक है। ये था एंटीरो इन्फीरियर पार्ट, और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की कौन सी मोस्ट कॉमन साइट है, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट। उसके बाद एज की बात करें तो ये ज्यादा कॉमन चिल्ड्रन में है या यंग एडल्ट्स में, लेकिन जो पोस्टीरियर है ना वो ज्यादा ओल्डर एडल्ट्स में, यानी 40 ईयर्स के एज के बाद ज्यादा कॉमन है। कॉज इसमें इंटीरियर में तो मोस्टली ट्रोमा ही होता है, लेकिन पोस्टीरियर में जो कॉज है ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है, यानी किसी भी सिस्टेमिक डिजीज की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से ये स्टार्ट हो जाती है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। और क्योंकि ये डिजीज जो हाइपरटेंशन है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, ये आफ्टर 40 ज़्यादा कॉमन है, तो आप इस तरह से भी याद रखें कि जब ये डिजीज आफ्टर 40 ज़्यादा कॉमन है तो इसीलिए 40s में ज़्यादा केसेस हैं पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के। ब्लीडिंग जो होती है वो इंटीरियर में तो माइल्ड सी ब्लीडिंग होती है, इसको इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोकली वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करें, पिंचिंग कर दें नोज की, इंटीरियर पैकिंग कर दें तो ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन जो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग स्वेयर होती है, इसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और पोस्टीरियर नेजल पैक भी करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो कॉज है ना, अब वो हाइपरटेंशन है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, थोड़ा स्वेयर किस्म का कॉज है, तो उसको पूरा ट्रीटमेंट चाहिए। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट जो है करने से पहले जब आपने पेपर में इसका मैनेजमेंट लिखना है ना, आपने पहले ये चीज़ें मेंशन करनी है कि हमें ये वाले पॉइंट्स पता होने चाहिए, हमने हिस्ट्री में ये चीज़ें लेनी है, पूछनी है, फिर हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मोड ऑफ ऑनसेट पता हो कि क्या ये स्पॉन्टेनियस शुरू हो गई थी या किसी ट्रॉमा के बाद, हमें इसकी ड्यूरेशन पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो ब्लीडिंग की, अमाउंट कितना ब्लड लॉस हो चुका है, कौन सी साइड है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद ब्लीडिंग इंटीरियर है या पोस्टीरियर है, और कोई अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी उसमें पहले से थी उसकी, उस पेशेंट में या उसकी फैमिली में, लाइक हीमोफीलिया था या कोई एंटीकोएगुलेंट वो ड्रग्स ले रहा था या कुछ भी ऐसी डिजीज थी, या लिवर डिजीज चल रही थी जिसकी वजह से क्लोटिंग फैक्टर बन ही नहीं रहे, मतलब कोई भी ब्लीडिंग टेंडेंसी अगर उसमें या उसकी फैमिली में मौजूद है, ये बताओ। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको बताना चाहिए, ब्लीडिंग इंटीरियर है या पोस्टीरियर है, ब्लीडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, ब्लीडिंग का ड्यूरेशन क्या है, किस साइड से हो रही है, कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी तो मौजूद नहीं है, ऑनसेट कैसा था, सडन था या ट्रॉमा के बाद। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये आपको पहले से पता हो, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पे क्या आता है कि कोई मेडिकल डिजीज तो नहीं है पेशेंट को। अब आपको पता हो कि अगर पेशेंट बताएगा कि मैं हाइपरटेंसिव हूँ तो आप सोच सकते हो, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद कोई ड्रग इंटेक, उसने कोई ड्रग तो ऐसे नहीं ली थी, क्योंकि हमने एटियोलॉजी में देखा था कि अगर कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे सैलिसाइलेट वगैरह हैं, तो अगर उनको एक्सेसिव यूज़ किया जाए या एंटीकोएगुलेंट का एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से एपिस्टेक्सिस शुरू हो जाती है। अब फर्स्ट एड किया, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है ना वो लिटल एरिया से ही हो रही है, हमें पता है 90% केसेस में लिटल एरिया से ही हो रही है। तो अगर फौरन से पिंच कर दिया जाए नोज को थंब और इंडेक्स फिंगर से 5 मिनट तक उसको पिंचिंग की जाए उसकी, तो उस वजह से क्या होगा कि जो वेसल्स है ना लिटल एरिया की वो कंप्रेस हो जाएंगी। जब वो कंप्रेस हो जाएंगी तो जो ब्लीड कर रही थी वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रोटर्स मैथड। ट्रोटर्स मेथड में आप क्या करते हैं, पेशेंट को बिठाएंगे, उसको कहेंगे थोड़ा सा आगे को झुको, लीनिंग अ लिटिल फॉरवर्ड, और जो भी उसका ब्लड वगैरह है वो हो जाएगा, स्पिट करेंगे उसको। उसके बाद उसे कहेंगे कि अब अपने मुंह से सांस लो, ठीक है, मुंह से सांस लो अपने। उसके बाद क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेसिव अप्लाई करेंगे नोज पे ताकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए। तो एक तो पिंचिंग ऑफ नोज है, दूसरा ट्रोटर्स मेथड, ठीक है। क्या करेंगे पिंचिंग ऑफ नोज में, तो सिंपली इंडेक्स फिंगर, पिंचिंग ऑफ नोज है, ये फर्स्ट एड है दोनों, मतलब इस केस में ही आप
घर में कर सकते हो, फ़ौरन से कर सकते हो, घर में हो कहीं पे भी अगर किसी को एपिस्टेक्सिस शुरू हो गया तो आपके दो मेथड कर सकते हो। सबसे पहले तो पिंचिंग ऑफ नोज कर दोगे, यानी थंब और इंडेक्स फिंगर से 5 मिनट तक आपने पिंच करना है। तो अगर लिटल्स एरिया से ब्लीडिंग हो रही थी तो उसकी वैसे से कंप्रेशन हो जाएगी और वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। दूसरा टोटर्स मेथड है। टोटर्स मेथड में क्या करना है कि पेशेंट को बिठाना है, उसका लीनिंग फॉरवर्ड कराना है, थोड़ा सा आगे को वो झुक जाए। उसके बाद क्या करना है, जो स्पिटिंग जो नोज में पहले से ब्लड मौजूद है उसको स्पिट कर देना है। अब उसको कहना है कि मुंह से सांस ले, और आपने क्या करते जाना है कि आपने कोल्ड कंप्रेसेस जो होते हैं वो भी अप्लाई करने हैं उसके उधर नेजल कैविटी में, जिससे क्या होगा कि वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट आएगा। तो ट्रोटर्स मेथड है। उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो कोल्ड कंप्रेसेस है, और नंबर 1 जो हमने देखा था वो पिंचिंग ऑफ नोज है। तो ये सारे हो गए फर्स्ट एड मेथड। अब आ जाएं आप लोग कि हम परमानेंट इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। हम कॉटराइजेशन कर सकते हैं। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में कॉटरी की जाती है अगर ब्लीडिंग पॉइंट जो है उसको इजीली लोकलाइज कर लिया जाए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लीडिंग पॉइंट को लोकलाइज करोगे तभी आप कॉटराइजेशन करोगे ना। अगर ब्लीडिंग पॉइंट लोकलाइज ही नहीं हो रहा फिर आपको इंटीरियर नेजल पैकिंग की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। अगर लोकलाइजेशन नहीं हुई, आपको नहीं पता चला ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, दूसरी स्टेज में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीरियर नेजल पैकिंग करनी पड़ेगी, और करते ये भी इंटीरियर एपिस्टेक्सिस में ही है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। अब पोस्टीरियर नेजल पैकिंग हमें कब करनी पड़ेगी, जब पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है उसमें पोस्टीरियर नेजल पैकिंग कर देंगे। उसके बाद जो है वो एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन भी की जाती है। इसकी डिटेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फजूल में इतनी ज्यादा चीजें याद करने का फायदा कोई नहीं है। वो आपसे मैनेजमेंट पूछते हैं, अपने मैनेजमेंट में सिर्फ हेडिंग्स ही लिखनी होती है। ऐसा हमारा ऑपरेशन किया जा सकता है। उसके बाद लाइगेशन ऑफ वेसल्स। लाइगेशन ऑफ वेसल्स यानी ब्लीडिंग जो है वो इतनी ज्यादा है कि हमने उसकी पैकिंग भी की, हमने जो भी हमारे पास मैथड थे हमने अप्लाई किया, लेकिन वो ब्लीडिंग नहीं रुक रही। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेसल्स को लाइगेट करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि नेजल सेप्टम को सप्लाई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आ रही है और इंटरनल से आ रही है। हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट कर देंगे और इससे क्या होगा कि वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। लेकिन आजकल ये मेथड अप्लाई नहीं किया जाता, पहले अप्लाई किया जाता था, ठीक है। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को क्या करते थे, सुपीरियर थायराइड आर्टरी के ओरिजिन से ऊपर इसको लाइगेट कर देते थे। उसके बाद अगर मैक्सिलरी आर्टरी की बात करें तो मैक्सिलरी आर्टरी कब करते हैं, जब पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस और वो रुक ना रही हो, अनकंट्रोलेबल हो। तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस अगर अनकंट्रोलेबल है तो मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं। एथमोइडल आर्टरीज को भी बाजुकात लाइगेट किया जा सकता है। उसके अलावा एम्बोलाइजेशन भी की जा सकती है। तो इसके मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट एड के जो मेथड्स हैं वो बता देने हैं, उसके बाद कॉटराइजेशन कर देनी है अगर इजीली लोकलाइज होगी ये साइट। अगर लोकलाइज नहीं हो रही तो फिर आप इंटीरियर नेजल पैकिंग, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग कर सकते हो। इन द केस ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस वी विल गो फॉर पोस्टीरियर नेजल पैकिंग, और इन द केस ऑफ एंटीरियर एपिस्टेक्सिस वी विल प्रेफर एंटीरियर नेजल पैकिंग, ठीक है। उसके बाद एंडोस्कोपिकली आप कॉटराइजेशन कर सकते हो, और फिर लाइगेशन ऑफ वेसल्स है, एम्बोलाइजेशन है। तो यहाँ पर एपिस्टेक्सिस का चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारे पास जो चैप्टर रह गया ना वो है जी ट्रोमा टू फेस है। इसको हमने देखना है, इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और एक हमारे पास चैप्टर है वो आई थिंक सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस वाला है। फिर हमारा नोज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कोशिश करेंगे थ्रोट की वीडियोस कंप्लीट करें।